गुड आफ्टरनून। 11th क्लास चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे आज। कल मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट किया है। कुछ टर्म्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एक तो ध्यान रखना, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कल की क्लास में मैंने बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। एक तो आप ध्यान रखना बच्चों जरूर, बोर्स इफेक्ट, ये कंपटीशन का पार्ट बता रहा हूं मैं आपको कि बोर्स इफेक्ट क्या है। सेकंड है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसे हम हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। हैमबर्गर, हैमबर्गर हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। और एक है बच्चों हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट ये भी मैं बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये। और एक बच्चों कुछ टर्म्स मैंने कल बताई थी, एक बार फिर से मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं। हाइपोक्सिया, एसफाइक्सिया, फाइक्सिया, फिजियोलॉजिकल संट, फिजियोलॉजिकल शंट, फिजियोलॉजिकल संट, ठीक है बच्चों। और एक फीटल हीमोग्लोबिन का भी, फीटल हीमोग्लोबिन। 11th क्लास ध्यान से देखिए, बोर्स इफेक्ट क्या है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। तो CO2 के पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के कारण से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन फ्री हो जाती है और सेल्स के अंदर चली जाती है। इसे हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के ज्यादा होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? बोर्स इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं? इसके अलावा रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट एक सब्सटेंस बनता है, तो उसकी वजह से भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। एक ये चीज, ठीक है बच्चों। सेकेंड लेते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। मैंने आपको बताया था कि 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब CO2 रिलीज होती है सेल्स या टिश्यूज से तो वो आरबीसी में एंटर हो जाती है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है? वाटर को और CO2 को रिएक्शन करवाता है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। फिर H2CO3 स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं, HCO3 माइनस आयन अलग हो जाते हैं। तो ये जो HCO3 माइनस आयन जिन्हें हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, तो ये आरबीसी से डिफ्यूज होके बाहर आ जाते हैं प्लाज्मा के अंदर और सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं और इस फॉर्म में फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से डिफ्यूज होकर बाहर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर डिफ्यूज होते हैं। इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेना। नेक्स्ट लेते हैं हेल्डेन इफेक्ट। जब ब्लड CO2 को लेकर बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेकर जब आल्वियोलिस तक, लंग्स तक, आल्वियोलिस तक पहुंचता है तो आल्वियोलिस में, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है और इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, ब्लड से अलग हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया नहीं? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं 20 ml जो ब्लड है वो केवल 5 ml ऑक्सीजन रिलीज करता है टिश्यूज में और 20 ml सॉरी 100 ml, सॉरी 100 ml ब्लड की बात करेंगे हम, ठीक है ना। और जो 100 ml ब्लड CO2 लेकर जाता है उसमें से केवल 4 ml जो ऑक्सीजन है वो CO2 है वो ही रिलीज होती है आल्वियोलिस में, ठीक है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना, तो ये हाइपोक्सिया है। एसफाइक्सिया कहते हैं सफोकेशन को।
कि जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है, तो इस वजह से जो दम घुटता है, सफोकेशन होती है, उसे हम एस्फाइक्सिया कहते हैं। फिजियोलॉजिकल स्टंट में मैंने कल आपको बताया था कि जो CO2 वाला ब्लड जाता है लंग्स तक, तो उसमें से 98% CO2 रिलीज हो जाती है, यानी कि 98% जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जबकि 2% जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता है, वो बाईपास हो जाता है, स्किप कर जाता है। उस 2% वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, उसे हम फिजियोलॉजिकल स्टंट कहते हैं। बात करते हैं बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की एफिनिटी सबसे ज्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ में। एक हीमोग्लोबिन 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। जो फीटस होता है, जो फीटस है मां के गर्भ में, तो उसके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी ज्यादा होती है। क्या होती है? एफिनिटी ज्यादा होती है। आज बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में ले रहा हूं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हाँ, ध्यान से देखिए 11th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आज जो अपना नया चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर के अंदर हम बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैकेनिज्म है, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप रेगुलर हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। बच्चों बॉडी फ्लूइड के रूप में हमारे अंदर जो ब्लड है रेड कलर का और जो व्हाइट कलर का लिम्फ है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ब्लड की स्टडी को ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं ब्लड। बच्चों जो ब्लड है हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। हमारे अंदर ब्लड कितना होता है? हमारा जितना भार है शरीर का, उसका 7 से 8% जो पार्ट है वो ब्लड है। ठीक है, बॉडी वेट का। और इसको अगर हम नंबर में लें तो जो मेल होते हैं उनके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड की जो पीएच होती है बच्चों वो 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4, यानी कि स्लाइटली एल्केलाइन। अब बात करते हैं बच्चों ब्लड को, लिम्फ को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड इसलिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म में, कनेक्टिव इसलिए क्योंकि लगातार फ्लो करते हैं, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं ये। और टिश्यू इसलिए क्योंकि इनके अंदर सेल्स पाई जाती है। लेकिन अब मैं जो नई चीज बता रहा हूं आपको वो ये है कि ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहें तो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी जो सेल्स है वो डिवीजन नहीं करती। टिश्यू, हमने पढ़ा है कि टिश्यूज की जो सेल्स है डिवीजन करती हैं,
लेकिन ब्लड की सेल्स में डिवीजन नहीं होता है, तो इन्हें हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहें तो ज्यादा सही रहेगा। इनमें डिफरेंट जो फाइबर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं इनके अंदर, तो इसलिए इन्हें फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्लड के कॉम्पोजिशन की। तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, फिर डिटेल में इसकी सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, यस बेटा, इस टेबल को देखिए, आप सब आराम से बड़े ही ध्यान से देखने पर इसको समझ जाएंगे, इजीली समझ जाएंगे और लर्निंग भी हो जाएगी। बच्चों, ब्लड के कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें तो ब्लड में दो पार्ट है। एक तो है वाइटिस प्लाज्मा पार्ट, जो कि 55% पार्ट होता है, और सेकंड है सॉलिड पार्ट, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि 45% होता है। कितना होता है? 45%। ओके बेटा,
प्लाज्मा के अंदर बच्चों वाटर होता है 90 से 92% तक, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। ऑर्गेनिक पार्ट में बच्चों प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। सबसे कम पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन होती है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, जो कि ब्लड क्लोटिंग वगैरह में हेल्प करती है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है बच्चों, ये लार्ज प्रोटीन है, इनमें कई सारी चेन्स होती हैं। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इनसे हमारे अंदर कई सारी जो एंटीबॉडीज है, जैसे कि आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, तो ये प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज बनती है ग्लोबुलिन, ठीक है। और मिनरल्स की बात करें तो सॉल्ट, आयंस, मिनरल्स, ये सब जो है ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में पाए जाते हैं। सेकंड लेते हैं बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बच्चों, ये 45% है। इनमें बच्चों जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, सॉरी, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये सॉलिड पार्ट है, एक्चुअल में इनमें सेल्स हैं ब्लड की। तो ये 3 प्रकार की होती है। जो ब्लड की जो सेल्स है बच्चों, ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इन शॉर्ट इन्हें आरबीसीज कहते हैं, और इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम। सेकंड लेते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। बच्चों व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं, और इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जो नेक्स्ट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बेटा थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अंडरस्टूड। अब बच्चों मैं आपको ब्लड की सेल्स को एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम बनाते हुए। अगर जहां भी डायग्राम आए तो रफ कॉपी में ड्रॉ जरूर करना, ठीक है। चलिए। सबसे पहले ले रहा हूं मैं बच्चों आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। बेटा मैं एक बार तीनों सेल्स की स्केच ड्रॉ कर देता हूं, फिर इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन एक साथ समझा दूंगा। तो आप चाहे तो रफ कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं।
बस एक और डायग्राम बना लूं, फिर आपको एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। बेटा ध्यान से देखिए, आप सब ध्यान से देखिए बच्चों। रेड ब्लड कॉर्पसल्स को आरबीसीज भी कहते हैं और इन्हें इन शॉर्ट एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी सर्कुलर होती है और बाई कॉन्केव होती है। बाई कॉन्केव होने की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ये डी न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ये है कि जब आरबीसी ओरिजिन होती है तब न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन द लेटर स्टेजेस वो डी जनरेट हो जाता है। ओरिजिन के समय न्यूक्लियस होता है आरबीसी में, लेकिन बाद में वो डी जनरेट हो जाता है। ओके बच्चों, लेकिन अब एक्सेप्शन देखिए, कैमल, ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से नोट कर लेना। कैमल और लेमा ये दो ऐसे एनिमल हैं जिनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, ओवल होती है। आरबीसी क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, ओवल होती है। कैमल और लेमा दो ऐसे मैमल्स हैं जिनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है और ओवल होती है, जबकि हमारे हम बात कर रहे हैं दूसरे मैमल्स की, ह्यूमंस की, इनके अंदर आरबीसी सर्कुलर होती है, डी न्यूक्लिएटेड होती है। बच्चों आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर। किसके अंदर होता है? बोन मेरो के अंदर होता है, ठीक है। और आरबीसी का जो लाइफ स्पान है, आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है बच्चों, अच्छा लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी फॉर्मेशन हो सकता है आरबीसी का। और आरबीसी का जो जीवन अवधि है वो 120 दिन 120 डेज होता है, 4 मंथ होता है, ठीक है बच्चों। और आरबीसी के डेड होने के बाद में जो है इसका जो डिस्कार्ड है वो स्प्लीन के अंदर होता है। तो स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है बच्चों वो फ्लेक्सिबल होती है, डिफ्यूजेबल होती है, इसे हम डोनल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनल मेम्ब्रेन कहते हैं। और आरबीसी का जो स्टोरेज है, जो कंटेंट स्टोरेज होता है वो स्प्लीन में होता है, ठीक है। आरबीसी जो है बच्चों, रोज रोज 2% नई आरबीसी ऐड होती है। 2% न्यू आरबीसी डेली ऐड होती है। आरबीसी के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है आरबीसी। अच्छा हीमोग्लोबिन मैंने पिछले चैप्टर में समझाया, इससे ऑक्सीजन बंध जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो +2 स्टेट में होता है और जो ग्लोबिन है वो लॉन्ग चेन्स होती है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके की चेन्स होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। और तो ये बच्चों आरबीसी का पार्ट था जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। नेक्स्ट हम लेते हैं अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि जो आरबीसी का काउंट है, आरबीसी का काउंट कितना है बच्चों? पर एमएम क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब में 55 लाख, 55 लाख मेल्स के अंदर 55 लाख आरबीसी होती है पर एमएम क्यूब में, जिसे हम 5.5 मिलियन भी कह सकते हैं। और फीमेल्स के अंदर 45 लाख पर एमएम क्यूब होती है, जिसे हम 4.5 मिलियन भी कह सकते हैं, ठीक है। और मेडिकल ये कहता है, मेडिकल जो फील्ड है वो ये कहता है कि एक हेल्दी व्यक्ति में जो मेल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का रेंज 13 से 18 ग्राम होना चाहिए और फीमेल्स के अंदर 12 टू 16 ग्राम के बीच में रहना चाहिए। तो ये बच्चों आरबीसी का कॉन्सेप्ट था सारा जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसीज, इन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और ये हमारे डिफेंस सिस्टम को बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को बनाती है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इनमें बच्चों दो प्रकार के सेल्स हैं, एक तो है ग्रेन्युलोसाइट और एक है ए ग्रेन्युलोसाइट। आपको मैं बताऊं बच्चों नॉलेज की बात, नॉलेज की बात यह है कि जब भी हमारे बॉडी में इंफेक्शन आता है कोई बैक्टीरियल या वायरल, तब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो बढ़ जाता है बैक्टीरियल, वायरल या किसी और इंफेक्शन के समय, और वो हमें बॉडी में डिफेंस देता है, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। और जो डब्ल्यूबीसी है इनका लाइफ स्पान जो है 1 से लेकर 100 डेज तक होता है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन कितना भी हो सकता है। और इसका जो नंबर है 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब होता है। डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है वो 6000 टू
8000 पर एमएम क्यूब होता है। बच्चों ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट ये दो प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनमें तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बच्चों ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। जो इओसिनोफिल्स हैं ये बाई लॉब्ड होती हैं, इनका न्यूक्लियस में दो लॉब होते हैं और न्यूक्लियस के बाद ग्रेन्यूल्स तो है ही। और ये एसिडिक स्टेन, ये एसिडिक स्टेन से स्टेनिंग हो सकता है। एसिडिक स्टेन को कहते हैं ईओसी। कौन सा? ईओसिन के द्वारा स्टेन हो सकते हैं। इसी तरीके से जो बेसोफिल्स हैं बच्चों, अच्छा इनका जो परसेंटेज है 4 to 5% ही होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का। 2 से 2.5% होता है बेसोफिल्स। इसमें 3 लॉब होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और ये 2 से 2.5% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का। फिर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, अच्छा बेसोफिल्स बेसिक स्टेन स्टेनिंग एजेंट मिथाइलिन ब्लू से स्टेन हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं न्यूट्रोफिल। बच्चों न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है ये मल्टी लॉब्ड होता है और ये 60 से 65% होता है सभी टोटल डब्ल्यूबीसी का। और ये किसी भी स्टेनिंग एजेंट से स्टेन हो सकता है, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, ठीक है। बस 2-3 मिनट और लूंगा फिर मैं और कहूंगा, ये दो टॉपिक और एक्सप्लेन कर दूं। फिर लेते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। बच्चों ए ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो ये दो प्रकार की हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। बच्चों जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका फॉर्मेशन लिम्फ ग्लैंड में, लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है। और ये दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट हैं ये मेमोरी सेल्स कहलाती हैं, इन्हें हम किलर सेल्स भी कहते हैं। ये डायरेक्ट पैथोजन को किल कर सकती हैं। या बी लिम्फोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं फॉर द एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, एंटीबॉडी के बनने के लिए लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को बनाती है जबकि टी लिम्फोसाइट मेमोरी रखती है किसी भी इंफेक्शन का, पैथोजन का। इन्हें हम किलर सेल्स भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल्स को, टी लिम्फोसाइट सेल्स को किलर भी कहते हैं, मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। तो डायरेक्ट किल भी कर सकती है और मेमोरी भी रखती है, ठीक है। फिर अच्छा इनका नंबर भी वही है लेकिन लाइफ स्पान वही 1 से लेकर 7 डेज, 10 डेज या 100 डेज, 50 डेज कितना भी हो सकता है। और बोन मेरो के अंदर और लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स है बच्चों ये डी न्यूक्लिएटेड होती हैं और एक्चुअल में ये फ्रेगमेंट्स हैं। जो बोन मेरो की मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनके फ्रेगमेंटेशन से या डिवीजन से प्लेटलेट्स बनती हैं। और प्लेटलेट्स का नंबर हमारी बॉडी में हेल्दी व्यक्ति के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख या 4 लाख पर एमएम क्यूब होता है, ठीक है। जो क्रिटिकल कंडीशन क्या है, 40,000 से नीचे जब प्लेटलेट्स आती है तो ये एक टेंशन वाली सिचुएशन होती है, उस समय प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का रोल होता है क्लोटिंग करवाना, जो भी इंजर्ड पार्ट है तो वहां पर ये क्लोटिंग में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट था आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का और प्लेटलेट्स का। इसके बारे में और जो डिटेल है वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पूछना है, कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज कर दें।